हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी में मैंने पिछली क्लास में आपसे डाइजेशन की प्रोसेस पे बात किया। डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। इससे पहले मैं आपको डाइजेशन पे आगे बात करूं और डाइजेशन की प्रोसेस आज कंप्लीट हो जाएगी। इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी मैंने शुरुआत की थी वो आज कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 4-5 लेक्चर लगे हैं क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट इसमें अच्छी खासी है। मैंने उसमें से कम और अच्छे से अच्छे कंटेंट को निकाला है जो आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम का मतलब चाहे वो यूपीएससी हो या डिफरेंट स्टेट की पीएससी हो, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, या बिहार पीसीएस में चले जाए वो भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। आरएएस की बात करते हैं, राजस्थान पीएससी वो भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करो और झारखंड पीएससी, ये तो अपने आप में चरम है। ये तो हाई लेवल की, बहुत हाई लेवल पे पूछ लेते हैं कभी कभार ये लोग। छत्तीसगढ़ और राजस्थान पीएससी की बात कर रहा हूँ और झारखंड पीएससी, ये लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे पूछते हैं क्वेश्चन। और यूपी पीसीएस की बात करें, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बायोलॉजी हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में जाकर देख सकते हैं कंटेंट अच्छे आ रहे हैं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक बेस बनेगा। बायोलॉजी आप पढ़ लेंगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट का एक बेस बनेगा। आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। और डाइजेशन में जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है वो है प्रोटीन की डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। उसको मैं रिवाइज कराऊंगा पहले आप 2-3 मिनट में, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको डाइजेशन फिर से समझा दूं क्या है। डाइजेशन क्या है? Digestion, it is a process by which complex food substance is converted into simpler absorbable form। क्या मैंने बताया? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स जटिल फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो, एब्जॉर्ब भी हो पाए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डाइजेशन का ये मकसद है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है, फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है और ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। ये है डाइजेशन का मकसद। ये हो गई बात। अब डाइजेशन किसका करना है, ये भी एक बात है अपने आप में। मैंने सब कुछ समझाया, आज रिवाइज करा रहा हूँ। बहुत पहले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है सारी चीजें जो हमारी लेक्चर्स आ चुकी हैं डाइजेशन की, उसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, फिर भी रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा लिंक में आ गए। बात यह है डाइजेशन की, आप जो भी फूड सब्सटेंस खाते हैं, जो भी खाते हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, क्या खाते हैं आप, तो आप मोर और लेस या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसके अंदर, या तो प्रोटीन खा रहे हैं, या तो न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड सोचने पड़ेगी, यस न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए आप खाते हैं। सोचिए कैसे, नहीं बता पाए तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको आंसर है तो आप बताएंगे कि आप न्यूक्लिक एसिड कैसे खाते हैं, बट खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, ये भी खाते हैं। विटामिन भी मिलता है आप पे, मिनरल्स भी मिलता है आपको, और वाटर भी मिलता है। इतने सारे फूड सब्सटेंस के अंदर आपको चीजें मिलती हैं। अब इसमें से बात आती है कि इसको डाइजेस्ट करना है, तो क्या सारे चीजों को डाइजेस्ट करना है? नो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे विटामिन, ये अपने आप में सिंपलर फॉर्म में है, ये इसको डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं, विटामिन, उसके बाद मिनरल्स की बात कर रहा हूं मैं, उसको भी डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी एक सिंपलर फॉर्म में है ऑलरेडी। वाटर, पानी, ये भी सिंपलर फॉर्म में है, इसको भी डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें डाइजेस्ट किसको करना है, उसमें अगर मैं बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। वो जटिल फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट जब होता है, जब आपके मोनोमर में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का, उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसके मोनोमर में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। उसी तरीके से प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का जब डाइजेशन करेंगे तो प्रोटीन का जो अल्टीमेट मोनोमर होगा, या प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, वो होगा एमिनो एसिड। लेकिन इसके बीच में और भी चीजें बनती हैं। प्रोटीन जब एमिनो एसिड्स अपने अल्टीमेट सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें बनती है जो मैंने पिछली क्लास में बताया, याद है? प्रोटीन की डाइजेशन से प्रोटियोसेस बनते हैं, पेप्टोन्स बनते हैं, लार्ज पॉलीपेप्टाइड भी बनता है। ये इंटरमीडिएट है, अल्टीमेटली लास्ट में जाके तो बनना है एमिनो एसिड ही। तो वो हो गया सिंपलर फॉर्म। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करने पे वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा अपने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। उसी तरीके से आपसे बताऊं तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड नहीं, इनफैक्ट फैट की बात कर रहा हूं, फैट की, डोंट वरी, फैट।
फैट में आपको बता रहा हूं कि फैट की डाइजेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ये आंसर सही है, न्यूक्लिक एसिड का नहीं है ये। तो फैट की डाइजेशन करेंगे तो अल्टीमेटली ये कहां कन्वर्ट होगा, आपका कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेंगे क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसको भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन जब करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजनस बेसेस में, फॉस्फेट्स में, पेंटोस शुगर में। ये उसका सिंपलर फॉर्म है जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इतनी चीजों को डाइजेस्ट करना है और इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स है। उस एंजाइम्स की सहायता से हम इन चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि आपको एंजाइम्स से परिचय करा दूं। एंजाइम्स बहुत सारे हैं बट कुछ एंजाइम्स को लेके ही हम पढ़ाते हैं। नॉर्मली अगर नीट एग्जाम की बात करें वहां पे सारे एंजाइम्स का रोल हम लोग बात करते हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे एंजाइम्स का नहीं पढ़ना है कि कौन कैसे है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं एंजाइम्स का आइडिया जरूर होना चाहिए कि हाँ ये एंजाइम्स इन्वॉल्व है प्रोटीन के डाइजेशन में, ये एंजाइम्स इन्वॉल्व है फैट के डाइजेशन में, ऐसे। तो उन एंजाइम्स को मैं आपको लिख देता हूं और उसमें से कुछ एंजाइम्स को निकाल के आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं मैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया है, याद होगा सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम की बात की थी, याद होगा पेप्सिन एंजाइम की बात की थी। तो ये कुछ एंजाइम को लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इसी तरीके से समझाया भी जाता है। बट आज मैं आपको डाइजेशन की सारे एंजाइम्स को लिख के दे देता हूँ, एक साथ रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि कितने एंजाइम्स प्रोटीन के डाइजेशन में भाग लेते हैं, कितने एंजाइम्स फैट के डाइजेशन में भाग लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा बात आज का। तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पहला कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं एक साथ कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, एजेस लगा है, एज लगेगा इसका मतलब एंजाइम्स हैं। ये कौन कौन एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन कौन है, तो उसमें बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको पढ़ाया था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इतने होते हैं इसके अंदर में जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके क्लासिफिकेशन में। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं डाइसेक्राइड से। डाइसेक्राइड से मैं बात करता हूं, कार्बोहाइड्रेट में मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूं, डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइडेजेस की बात करता हूं मैं, इसके अंदर मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट में डाइसेक्राइडेजेस। डाइसेक्राइडेजेस वो एंजाइम होते हैं जो डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट करते हैं, डाइसेक्राइडेजेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं कहां पे, ये एक्ट ऑन डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, उस पे एक्ट करते हैं डाइसेक्राइडेजेस। एंजाइम का नाम क्या है, एग्जाम्पल इसके, सुक्रोज पे एक्ट करने वाला एंजाइम सुक्रेसेस, लैक्टोज पे लैक्टेसेस एंड माल्टोज पे माल्टेसेस। एसेस लग रहा है ना, एज, एंजाइम्स बोलते हैं इसको। तो ये डाइसेक्राइडेजेस हो गए जो कि डाइसेक्राइड पे अपना काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसमें आपका पॉलीसेक्राइड का। याद है कार्बोहाइड्रेट में डाइसेक्राइड भी होते हैं, ओलिगोसेक्राइड भी होता है, पॉलीसेक्राइड भी मैंने बात किया था, तो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल लेते हैं। तो पॉलीसेक्राइड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं पॉलीसेक्राइडेजेस। पॉलीसेक्राइडेजेस ये पॉलीसेक्राइड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, तो बोलेंगे पॉलीसेक्राइडेजेस। कहां एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, दो पॉलीसेक्राइड बता दीजिए, दो पॉलीसेक्राइड इंपॉर्टेंट, स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज इज ए पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की हम लोग बात करेंगे, उसमें भी मेनली स्टार्च की बात करूंगा आपसे। और कल मैंने स्टार्च की बात आपसे की भी है, याद होगा सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम उस पर काम करता है जो आपके लार में होता है, आपके सलाइवा में होता है। तो मैं आपको एक साथ एंजाइम लिख के बता रहा हूं, ये जान जाए कि एंजाइम इतने होते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करूं तो इसमें पॉलीसेक्राइडेजेस में एक एंजाइम होता है एमाइलेजेस। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, एमाइलेजेस। आपको पता होगा स्टार्च को एमाइलम भी बोलते हैं। तो एमाइलेजेस क्या करते हैं, एक्ट ऑन स्टार्च, ये काम करते हैं एक्ट पे। एग्जांपल मैं बता रहा हूं इसका, एमाइलेजेस एक्ट ऑन स्टार्च, स्टार्च पे ही, यस, और ग्लाइकोजन पे भी। ग्लाइकोजन ये भी तो पॉलीसेक्राइड है ना, तो ये भी इस पे एक्ट करते हैं एमाइलेजेस। अब एमाइलेजेस जो होते हैं ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एमाइलेजेस जो होते हैं जो कि इन पे एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पे डाइजेशन में,
एमाइलेजेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और कल मैंने आपको पढ़ाया भी है। एक एमाइलेज होता है आपके लार में जो निकलता है, सेलेवरी एमाइलेज, याद कीजिए। तो पहला हो गया इसमें एक एग्जांपल एमाइलेजेस में, सेलेवरी एमाइलेज। एक हो गया सलाइवा से निकलने वाला एमाइलेज, क्या बोलते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। उसके बाद मैं आपको बताऊं पैंक्रियास, मैंने आपको पढ़ाया था, पैंक्रियास से भी एक एमाइलेज निकलता है, सॉरी फॉर दैट, पैंक्रियास से भी एक एमाइलेज निकलता है, उसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। सब एमाइलेज हैं, पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक एमाइलेज, समझ में आया। और एक और एमाइलेज होता है इंटेस्टाइन से निकलने वाला, आपकी आंत से निकलता है, इंटेस्टाइन से, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल एमाइलेज। तो तीन आपको एमाइलेज मैंने बताया, इंटेस्टिनल एमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जो कि एमाइलेजेस के एग्जाम्पल हैं। और एमाइलेजेस कहां काम करते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल इतने हैं। कल मैंने सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन भी बोलते हैं, मैंने सब कुछ बताया, डायस्टेज भी बोलते हैं, और भी नाम है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अल्फा एमाइलेज, ये सब किस पे काम करता है, ये काम करता है स्टार्च के ऊपर, जो मैंने कल आपको बताया। अब लिंक समझ में आया, सारे एंजाइम्स आपको बताते जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है। तो ये एमाइलेजेस की मैंने बात कर ली। पॉलीसेक्राइड्स में एमाइलेजेस में स्टार्च या ग्लाइकोजन आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एमाइलम स्टार्च को बोलते भी हैं, स्टार्च को एमाइलम भी बोलते हैं, एमाइलम, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। और एक और एंजाइम हो सकता है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। पॉलीसेक्राइड में आपने एमाइलम देख लिया, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, एक सेल्यूलोज भी होता है पॉलीसेक्राइड। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है सेल्यूलेज, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ये जुगाली करने वाले जानवर रूमिनेंट्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उसमें सेल्यूलेज जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। हमारे में नहीं पाया जाता ये एंजाइम, तो इसका मतलब हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे फीसेस में, हमारे मल में ये डायरेक्टली पास आउट हो जाता है, सेल्यूलोज सीधा पास आउट हो जाता है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। बट वो गाय भैंस में होते हैं, वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको लिटरली बात करूं तो यही सत्य है, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, और सेल्यूलोज भी ध्यान रखेंगे, सेल्यूलेज भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को हम लोग एक साथ बोलते हैं प्रोटीएसेस। तो दूसरा एंजाइम कार्बोहाइड्रेसेस के बाद प्रोटीएसेस, प्रोटीएसेस, ये है कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा एंजाइम प्रोटीएसेस, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। अब मैं आपको सारे एंजाइम बता देता हूं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, जो कि एक्ट करेंगे, एक्ट ऑन प्रोटीन। याद कीजिए, कल मैंने तो एक दो एंजाइम बताया भी है, पेप्सिन, रेनिन, कल मैंने बताया आपको प्रोटीन की डाइजेशन में भाग लेते हैं ये, ठीक है ना। तो प्रोटीएसेस के एग्जांपल में आते हैं वो, जो कि प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। एग्जांपल बता दूं आपको, लिखिए प्रोटीएसेस का, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये है आपके प्रोटीएसेस जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और भी है, और भी है, मैंने बताया ना, ये आपको पूरा मैं लिखा रहा हूं, मैं कुछ एंजाइम को लेके आपको प्रोसेस समझा दूंगा। सारे एंजाइम को लेके समझाने की जरूरत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट नीट में हमें समझाना पड़ता है, नीट के एग्जाम में, ठीक है ना। बायोलॉजी वहां पे होती है तो वहां पे डीप में समझाना पड़ता है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन सब प्रोटीएसेस हैं, सब प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करते हैं। और भी एग्जांपल में है, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज, वो भी है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में भाग लेते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमिनो पेप्टिडेज, वो भी एक एग्जांपल है, एमिनो पेप्टिडेज, एमिनो पेप्टिडेज। और भी एग्जांपल्स हैं जो प्रोटीन के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और भी एग्जांपल है, ठीक है ना। बट आई होप इतना मोर देन सफिशिएंट है। डाइपेप्टिडेज भी होते हैं, डाइपेप्टिडेज, और भी एग्जांपल्स है इसके अंदर में, इतना नोट कर लीजिए बस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तीसरा एंजाइम का ग्रुप, जिसको बोलते हैं एस्टेरेजेस, जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, इसको बोलते हैं लाइपेजेस। फैट को लाइपेज, लिपिड भी बोलते हैं ना, लिपिड फैट को, इसलिए लाइपेजेस बोल दो या एस्टेरेजेस बोल दो, क्योंकि फैट में एस्टर बॉन्ड होता है, इसलिए उसको एस्टेरेजेस भी बोलते हैं, जो एस्टेरेजेस फैट को डाइजेस्ट करेगा।
तो एस्टरेजेस या लाइपेजेस। इसमें कौन कौन एंजाइम है, ये क्या करते हैं, ये भी बात है। तो इसमें कितने एंजाइम आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम मैंने आपको बता दिया, और भी है इसमें, मैंने बताया ना डाइपेप्टिडेज भी है, इसमें और भी एंजाइम होते हैं। इलास्टेजेस भी एंजाइम है, इलास्टेज एंजाइम भी इसी में आता है, प्रोटीएसेस में। तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ एंजाइम को लेके पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, ठीक है ना। वही मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन यहाँ एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि देख ले इतने एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएसेस, इतने सारे हैं। इसमें और एग्जाम्पल बोल सकते हो, डाइपेप्टिडेज भी हो सकता है, इलास्टेज एंजाइम भी इसी में आता है। अब आ रहे हैं लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ये बोले जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं कहां, एक्ट ऑन लिपिड या फैट, बस आप बोलते हैं जिससे आप, ठीक है ना। मैंने इसमें अंतर भी क्या होता है लिपिड और फैट में, मैंने ये भी समझाया है, अगर आप लिपिड के लेक्चर मुझे देखेंगे तो, लिपिड के लेक्चर, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल बताऊं, इसमें एग्जाम्पल एस्टरेजेस में एग्जाम्पल कौन है, पहला आपको बताऊं मैं लिंगुअल लाइपेज, बता रहा हूं मैं लिंगुअल लाइपेज की। एक एग्जांपल हो गया लिंगुअल लाइपेज, लाइपेज मतलब फैट को डाइजेस्ट करने वाला, लिंगुआ मतलब होता है जीभ, आपका टंग, तो आप टंग के पास से निकलने वाला ये एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज, ठीक है ना। लिंगुआ मतलब होता है टंग। पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये पैंक्रियास से निकलता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, स्टिप्सिन भी बोलते हैं, स्टिप्सिन भी बोलते हैं इसको। पैंक्रियाटिक लाइपेज स्टिप्सिन के नाम से जाना जाता है। स्टिप्सिन ये भी लिपिड को डाइजेस्ट करता है। और एक एंजाइम निकलता है इंटेस्टाइन से। तो तीन एंजाइम है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, तीन। एक होता है लिंगुअल लाइपेज, आपके माउथ से निकल रहा है, लिंगुआ मतलब होता है टंग, टंग के पास से। पैंक्रियाटिक लाइपेज पैंक्रियास से निकल रहा है। और एक आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंत से भी बनता है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, इंटेस्टिनल लाइपेज। तीसरा इंटेस्टिनल लाइपेज। तो लाइपेज लगा है, बस ये इंटेस्टाइन से बन रहा है, ये आपके लिंगुआ, माउथ या जीभ से बन रहा है, ठीक है, वहां से। और ये पैंक्रियास से निकलने वाला एंजाइम है। ये आपके फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के एग्जांपल है, एक साथ बोलते हैं एस्टेरेजेस। नोट कर दीजिए। अब बचा लास्ट एक, जिसका नाम आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड। हो गया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आपने पहले देख लिया, प्रोटीन वाला देख लिया आपने, लिपिड को भी देख लिया, इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कितने हैं। एक आपको बता देता हूं अब, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, यानी डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ये आपके पूरे हैं। अब इसमें से मैं कुछ एग्जांपल उठा के आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। कल भी मैंने सिलेब्री एमाइलेज पे बात कर लिया है, और पेप्सिन की भी बात की है, और एक रेनिन भी होता है, रेनिन याद होगा, रेटिन, रेनिन, दूध में जो प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, उस कैसीन प्रोटीन को रेनिन डाइजेस्ट करता है। रेनिन जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है, आमतौर पे बड़ों में नहीं होता है, ये समय के साथ बड़ों में ये बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। रेनिन कल मैंने बात किया था। तो कुछ एंजाइम को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ एंजाइम से ही हम पूरी डाइजेशन की प्रोसेस को समझ लेंगे। सारे एंजाइम्स को एग्जांपल में लेने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख जरूर दिया आपको ताकि आपको आइडिया हो। अब मैं बात करता हूं आपको न्यूक्लियसेस, चौथा एंजाइम का समूह न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस का मतलब क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड। ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। तो एग्जाम्पल कौन कौन है, उदाहरण कौन कौन है न्यूक्लियसेस में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है इसमें डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है डीएनएसेस, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है आरएनएसेस। दो एंजाइम आपके पास है एग्जाम्पल इसके, पहला है डीएनएसेस, दूसरा है आरएनएसेस। दो एंजाइम है, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। एज लगा है मतलब एंजाइम है, समझ में आया। ये नोट कर ले, ये हो गया आपकी पूरी कहानी, पूरे एंजाइम्स जो आपके बॉडी में बन रहे हैं लगभग मैंने आपको बता दिया। अब इसी में से कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं पूरा डाइजेशन की प्रोसेस समझा दूंगा। कल मैंने जो बताया था 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं और आगे हम लोग मूव करते हैं। अब आपको फीलिंग अच्छे से आएगी। तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपलर में होगा बट वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होना चाहिए ताकि अवशोषित हो पाए। जरूरी यह है कि वो एब्जॉर्ब हो, आपके ब्लड में जाए वो एब्जॉर्ब होके, आपके लिम्फ के अंदर वो जाए एब्जॉर्ब होके, ठीक है ना। तो आते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी। कल मैंने डाइजेशन की बात की थी, डाइजेशन इन ओरल कैविटी, जस्ट ओरली मैं बता रहा हूं और ओरल कैविटी की बात कर रहा हूं मैं।
ओरली बताऊंगा अभी, रिवाइज कराता हूं आपको, ध्यान से रिवाइज करेंगे। जो भी लोग जब भी देखेंगे इस लेक्चर को, आप इस बात को फील करेंगे जो मैंने बताया है, बस रिलेट करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये ध्यान रखेंगे, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपको समझना है आपको, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है ना, इसलिए आपको समझना जरूरी है। अभी तो डाइजेशन वाली बात तो ठीक है, बट जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, वहां पे बहुत हेल्प होगी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। तो बात करते हैं आगे। तो डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में डाइजेशन है, यस है। बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो आप फूड खाते हैं, फूड जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो उसे बोलस बोलते हैं, ओके। और ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, जिसमें आप बात कर रहे हैं, जीभ वगैरह, जहां आपका दांत वगैरह है, दांत वगैरह वहीं पाए जाते हैं, मैंने बार बार आपसे बताया है। इस कैविटी के अंदर ओरल कैविटी बोलते हैं या बक्कल कैविटी। इसमें सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, नीचे की ओर सलाइवरी ग्लैंड पूरा यहां से यहां है, यहां बनता है सलाइवा, मैंने आपसे बात की है। और सलाइवा में दो इंजाइम होते हैं, सलेवरी एमाइलेज, मैंने कहीं लिखा था सलेवरी एमाइलेज, और एक होता है लाइसोजाइम। तो सलेवरी एमाइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा, जल्दी बताइए। मैंने कल भी बताया था, आज भी मैंने दिखा दिया कि किस कैटेगरी में सलेवरी एमाइलेज आता है। सलेवरी एमाइलेज कहीं ना कहीं स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा डेफिनेटली, और सलेवरी एमाइलेज पके हुए स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पका हुआ स्टार्च, पका हुआ आलू, पका हुआ चावल, कच्चा आलू को सलेवरी एमाइलेज डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पका हुआ आलू को ही डाइजेस्ट करेगा, पका हुआ स्टार्च को सलेवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करेगा सलेवरी एमाइलेज। तो कल मैंने बताया था कि स्टार्च को जब वो डाइजेस्ट करता है सलेवरी एमाइलेज, तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड, वो कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन। माल्टोज, आइसोमाल्टोज डाइसेक्राइड है, और लिमिट डेक्सट्रिन स्टार्च के डाइजेशन की प्रक्रिया में बीच में बनने वाला एक कंपाउंड है, लिमिट डेक्सट्रिन। हो गया, ये स्टार्च के डाइजेशन की बात मैंने की सलेवरी एमाइलेज से, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं और भी नाम है। दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम जो होता है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। अगर आपके मुंह में बैक्टीरिया जाएगा तो सलाइवा में लाइसोजाइम जो है उसको मारने की कोशिश करता है और मारता भी है, एंटी बैक्टीरियल है। आपके आंसू में भी, आपके टीयर में भी लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। तो टीयर में आंखों के माध्यम से अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश कर रहा होगा तो आपके आंख में आंसू आएगा, उस आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होगा, वो लाइसोजाइम एंजाइम फिर से बैक्टीरिया को मार डालेगा। तो आपके आंसू में भी लाइसोजाइम होता है और बहुत जगह लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जिसमें आपका एक सलाइवा में भी है, लार में भी है। दो एंजाइम बात कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि बक्कल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। नीचे आया हम लोगों ने ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, वहां पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो वहां पे इटसेल्फ कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, वहां पे कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बात करें स्टार्च की जो डाइजेशन शुरुआत मुंह में हुआ है, माउथ में, क्या वो डाइजेशन कंटिन्यू नहीं होगा नीचे की ओर? यस, अभी भी कंटिन्यू है, वो डाइजेशन अभी भी कंटिन्यू है। सलेवरी एमाइलेज अभी भी स्टार्च पे अपना काम कर ही रहा है, वो डाइजेशन अभी भी कंटिन्यू है, ये ध्यान रखना है। बट इटसेल्फ ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है, उसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं बनते हैं, बट सलेवरी एमाइलेज जो है वो तो अपना काम जारी रखेगा, ठीक है ना, स्टार्च पे। ये हो गया। जैसे पहुंचे स्टमक में, स्टमक में मैंने आपसे बात की थी कि पाइलोरिक ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कुछ याद है? पाइलोरिक ग्लैंड फूड के माध्यम से, जैसे आप खाना खाते हो, पाइलोरिक ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, और जैसे स्टिमुलेट होगा तो पाइलोरिक ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो वो एक जूस बनाएगा, गैस्ट्रिक जूस, डेफिनेटली आपको याद होगा। और गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वाटर ज्यादा होता है बट कुछ एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन या प्रोपेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रो मतलब होना इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट करेगा कौन? गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो प्रोपेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा HCl की सहायता से, और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा HCl की सहायता से, जो मैंने आपको कल बता दिया था। जैसे पेप्सिन बन गया, ये पेप्सिन अब प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत करेगा आपके पेट के अंदर। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत, ये हो गया स्टमक के अंदर, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस बनता है स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, समझ में आया? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ये प्रोटियोसिस,
पेप्टोन्स एंड हायर पॉलीपेप्टाइड अभी एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाया है, अभी बीच में ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने हुए हैं। अभी एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, बाद में और एंजाइम इस पे काम करेंगे, तब जाके एमिनो एसिड अपने सिंपलर फॉर्म में प्रोटीन कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? आई होप मैं फास्ट नहीं हूं, तो समझ पा रहे हैं प्रोटीन की बात। प्रोटीन पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड हायर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है पेप्सिन की सहायता से। अभी लेकिन एमिनो एसिड में टोटली कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद मैंने रेनिन की बात की थी, तो कैसीन जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसको रेनिन पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, याद होगा। फिर पैराकैसिनेट कैल्शियम आयन की सहायता से कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट होता है, याद होगा। फिर कैल्शियम पैराकैसिनेट पे पेप्सिन एंजाइम काम करता है और ये फिर कन्वर्ट कर देता है पैराकैसिनेट को प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स एंड हायर पॉलीपेप्टाइड। ये रेनिन का काम हो गया। रेनिन जो होता है एक प्रकार का वो एंजाइम है जो बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। रेनिन में जो स्पेलिंग है RENNIN है, ये रेनिन आपके पेट में बनता है। लेकिन एक रेनिन और होता है RENIN, एक एन है वो किडनी में बनता है, ये अंतर ध्यान रखेंगे। ये हो गया। आगे करते हैं। मैंने आपसे बताया कि प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत आपने समझ लिया कि स्टमक में होती है, ओके। अब मैं आपसे बताऊं कि अगला बात स्टमक के बाद क्या आता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पे मैंने आपसे बात किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस वहां पे रिसीव किए जाते हैं, 3 जूस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। एक होता है बाइल जूस, एक होता है पैंक्रियाटिक जूस, एक होता है इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन की जूस। ये तीनों जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके गिरते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूस आते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। अब मैंने कल यहीं से आपको कंप्लीट किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस आएगा, बाइल जूस, उसमें कोई डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है, लेकिन उसमें कुछ बाइल साल्ट पाए जाते हैं। वो बाइल साल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करा देते हैं, और फैट जब इमल्सिफाई हो जाएगा तो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, लाइपेजेज में बात कीजिए, वो एंजाइम्स फिर उस फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। और फैट जब डाइजेस्ट होगा तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या बनता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सिंपलर प्रोडक्ट है, उसका सिंपलर फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आज हम बात करेंगे जो मैंने कल तक आपको समझाया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, बाइल साल्ट के माध्यम से। आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? समझ में आया है तो जरूर, जितनी मैं आपको बताया हूं इतनी चीजों पे आप जरूर काम करेंगे। जो भी मैंने बता रहा हूं ये बहुत काम का है, ठीक है ना, सारी चीजें। अब आते हैं इंटेस्टाइन में एंट्री किया बाइल जूस, उसकी बात मैंने आपसे कर ली है। फैट के डाइजेशन में उसका क्या रोल है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद आपसे बताऊं, एक आता है इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा ये भी जूस है। 3 जूस आते हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस। 3 जूस की बात करना है। एक जूस का क्या काम था मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा जूस है पैंक्रियाटिक जूस, ये भी इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, इसको समझेंगे। पैंक्रियाटिक जूस, इस जूस के अंदर वो हर प्रकार के एंजाइम है, सभी एंजाइम है, सभी फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इस जूस के अंदर पाया जाता है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, चाहे वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, चाहे वो लिपिड को करना है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड को करना है, सारे फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इसके अंदर में पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के जूस को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट जूस या रिचेस्ट जूस। मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको पैंक्रियास पढ़ाया, कंप्लीट जूस है या ये रिचेस्ट जूस है, क्योंकि सारे प्रकार के फूड सब्सटेंस को ये डाइजेस्ट कर सकता है, इसमें सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये एक बात हो गई, कंप्लीट जूस और रिचेस्ट जूस। इसमें पानी होता है लगभग 98% वाटर, यानी जितने भी जूस हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें कभी क्वेश्चन आया कि क्या ज्यादा है, पानी इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। जितनी भी जूस की मैंने बात की, वाटर 98%, ठीक है ना, वाटर 98%। कैसा होता है ये, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, बेसिक है ये, ठीक है, स्लाइटली। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम भी होगा, जूस है तो एंजाइम होगा, जैसी बात है। एंजाइम्स कौन कौन है वो आपको बता देता हूं, मैंने बताया भी था आपको जब मैंने पैंक्रियास पढ़ाया था, बट वहां मैंने पैंक्रियास की स्ट्रक्चर की बात की थी, एक्सोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, पैंक्रियाटिक एसिनाई सेल, आइलेट्स ऑफ लंगरहन सेल, इसकी मैंने बात की थी आपसे। यहां मैं डाइजेशन की प्रोसेस में ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं, बट कुछ बातें आपको रिवाइज भी करा रहा हूं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन। दूसरा काइमोट्रिप्सिन, तीसरा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, चौथा सेलेब्री एमाइलेज,
सलेवरी नहीं, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियास का जूस बात कर रहे हैं यहाँ पे, सलाइवा की बात नहीं है यहाँ पे। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये कुछ एंजाइम्स इसके अंदर में, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। पांचवा पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये तो मैंने सब कुछ लिख के बताया ही आपको, यहां मैं आपको एक यहां पे स्पेसिफिकली बता रहा हूं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और छठा है न्यूक्लियसेस, ये एंजाइम्स है। और भी एंजाइम में प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बट इतना मैंने मेन एंजाइम बताया है। अब इसमें कुछ आपको बताता हूं। ट्रिप्सिन मैंने आपको बताया था, ये एंसेस्ट्रल एंजाइम बोला जाता है, एंसेस्ट्रल एंजाइम। क्यों? ये प्रोटोजोआ से लेते हुए प्राइमेट्स तक सब जगह पाया जाता है। ये प्रोटोजोआ से प्राइमेट्स तक ये आपको एंजाइम मिल जाएगा, इसलिए एंसेस्ट्रल एंजाइम है। समझ में आया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये प्रोटीन के डाइजेशन में भाग लेते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज मतलब एमाइलम, एमाइलम मतलब स्टार्च, ये स्टार्च के डाइजेशन में भाग लेता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज मतलब फैट की डाइजेशन, ये फैट की डाइजेशन में भाग लेता है। न्यूक्लियसेस मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की डाइजेशन में भाग लेता है। तो सभी प्रकार के फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इस जूस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको कंप्लीट जूस या रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा होगा? अब एक चीज मैं आपको यहां मिटाते मिटाते बताता हूं। याद है पेप्सिन, आपके पेट में, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम बना है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत कर देता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, पेप्सिन जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है, बस ये ध्यान रखना। पेप्सिन इज एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, पेप्सिन सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है। अब इनवर्टिब्रेट्स बहुत लोगों को नहीं पता होगा, रीढ़ की हड्डी जिसमें ना हो, जिसमें स्पाइन ना हो, वो इनवर्टिब्रेट्स है, आप इतना भी ध्यान रखिएगा। तो इनवर्टिब्रेट्स में पेप्सिन एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। पेप्सिन की बात कर रहा हूं मैं। आगे चले, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 जूस को रिसीव करता है, हाँ बात सही है। तीनों जूस का नाम क्या है? इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये 3 जूस होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो इंटेस्टाइन रिसीव करता है। आगे चलते हैं। अब याद कीजिए, आपने प्रोटीन की डाइजेशन की, उसमें बना पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, ये अभी इंटरमीडिएट है, अभी इसको कन्वर्ट करना है अल्टीमेटली एमिनो एसिड में। प्रोटीन का अल्टीमेटली एमिनो एसिड में कन्वर्जन होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, उसको एक इक्वेशन में लिख देता हूं, पेप्सिन की सहायता से प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और हाइयर पॉलीपेप्टाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब मैं प्रोटियोसोस से पेप्टोन्स को, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स को डाइजेस्ट करना चाहता हूं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स को, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि प्रोटीन से अल्टीमेटली एमिनो एसिड बनना चाहिए, ये तो इंटरमीडिएट बने हैं। तो प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में एक्ट करता है कौन? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन समझ में आ रहा होगा, या काइमोट्रिप्सिन भी, काइमोट्रिप्सिन, ये इस पे एक्ट करेगा, और जैसे ही एक्ट करेगा तो ये पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा और छोटा हो जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स में ये टूट जाएगा। अब पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए और इसको छोटा करना है, अल्टीमेटली प्रोटीन से क्या बनना चाहिए? ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, प्रोटीन से अल्टीमेटली डाइजेशन होने के बाद एमिनो एसिड बनना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीज और बनते हैं, इंटरमीडिएट हैं ये, इसी को समझ रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड्स की बात करते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड्स, इसको भी कोई तोड़ेगा, कोई डाइजेस्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड को, और वो है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। मैंने बात किया अभी पैंक्रियास में, पैंक्रियाटिक जूस में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा और छोटे छोटे पेप्टाइड में, स्मॉलर पेप्टाइड, और छोटा हो गया ये स्मॉलर पेप्टाइड। देखिए छोटा होते जा रहा है, कैसे एंजाइम काम करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट, काम खत्म। अब आइए
पॉलीसेकेराइड की मैंने बात की, पॉलीसेकेराइड याद कीजिए, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत हो गई आपके बक्कल कैविटी में सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। याद आया, सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा आपने कर लिया। अब मैं पॉलीसेकेराइड को एक इक्वेशन में आपको समझा देता हूं। पॉलीसेकेराइड जिसमें एग्जांपल आप जानते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, बहुत सारे एग्जांपल है। ये पॉलीसेकेराइड क्या करेगा, इस पे काम करेगा पैंक्रियाज का एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज का मैंने काम समझा दिया आपको, स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन में। यहां मैं आपको बता रहा हूं पॉलीसेकेराइड पे, यहां पे पैंक्रियाज का जो एमाइलेज है, जो स्टार्च पे वो अपना काम करता है, वो भी अपना काम करेगा। पैंक्रियाज का एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये है पैंक्रियाज का एमाइलेज। और ये पॉलीसेकेराइड को यानी स्टार्च को तोड़ेगा, और जैसे तोड़ेगा तो उसको छोटा करेगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, वो डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, मैंने सब कुछ बताया है, वो यहां पे टूटा पैंक्रियाज का एमाइलेज के द्वारा। और सेलेवरी ग्लैंड में सलाइवा जो निकलता है वहां से सेलेवरी एमाइलेज होता है, वो भी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन में। ओके, और यहां पे ये भी कर रहा है पॉलीसेकेराइड को इसमें तोड़ा है। ठीक है, ये एमाइलेज बस पैंक्रियाज का है, वो जो एमाइलेज है वो सलाइवा का था, सेलेवरी एमाइलेज। समझ में आया? अब मैं पॉलीसेकेराइड के बाद ये अपना डाइसेकेराइड में आ चुका है, अभी यहां पे रुका हुआ है, अब इसको और तोड़ना पड़ेगा, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में लाना है। इसके लिए हमें अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना आप यहां तक। अब मैं बात करता हूं फैट की। फैट की बात बची। अब फैट आपने इमल्सिफाई कर लिया था, याद है, बाइल साल्ट से आपने फैट को इमल्सिफाई कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में याद कीजिए। तो अब हमारे पास जो फैट है वो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट, जो मैंने कल इमल्सिफिकेशन कराया था। इमल्सिफाइड फैट हमारे पास है, इस पे काम करेगा पैंक्रियाज का एक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, इस पे काम करेगा, इस पे एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज मतलब फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो ये पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, इसको इमल्सिफाइड फैट को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ट्राइग्लिसराइड्स में इसको तोड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इसमें इसको तोड़ देगा इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया फैट। पॉलीपेप्टाइड अभी स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि प्रोटीन अल्टीमेटली स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुका है, छोटे पेप्टाइड में। पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो चुका है, डाइसेकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में। इमल्सिफाइड फैट ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक बचा न्यूक्लिक एसिड, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया। न्यूक्लिक एसिड एक बचा है, वो कहां है उसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड पे एक एंजाइम काम करेगा पैंक्रियाज का, न्यूक्लियसेस, और वो उसको तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स में जाएगा। नोट करेंगे, इसको नोट कर लिया आपने? ठीक है, ये याद रखेंगे जो मैंने अभी किया, इस पर भी और काम करना है एंजाइम के द्वारा, तब ये और छोटे होंगे। डाइसेकेराइड को तोड़ना है और मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर पेप्टाइड को और तोड़ के एमिनो एसिड में लाना पड़ेगा, आपको पता है, और ट्राइग्लिसराइड को तोड़ के अल्टीमेटली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में लाना है। ये अल्टीमेट इसके प्रोडक्ट है। ठीक है ना, फैट के, प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट का अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। लिपिड का अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है सिंपलर प्रोडक्ट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड प्रोटीन का अल्टीमेट सिंपलर प्रोडक्ट होता है, सिंपलर, वो होता है आपका एमिनो एसिड। बस हमें उसी में कन्वर्ट करना है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इजीली। तो डाइजेशन का मेन मकसद भी है इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं फैट की, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड पे आते हैं। इस पे कौन काम करेगा, न्यूक्लियसेस, पैंक्रियाज से निकलने वाला ये एंजाइम न्यूक्लियसेस पैंक्रियाटिक जूस में, और इसको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स में। सब मैंने पढ़ाया है न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, याद करो। ये हो गया, यहां तक काम खत्म। अब रुका हुआ है ये बाइल जूस का, आपने फंक्शन देख लिया।
पैंक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम पाए जाते हैं उनका फंक्शन आपने देख लिया क्या क्या कर रहे हैं। अब इंटेस्टाइन का जूस भी है जो कि छोटी आंत में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टिनल जूस भी होता है जो वहां पे पहुंचता है। तो फिर इंटेस्टिनल जूस का भी फंक्शन समझना पड़ेगा। इंटेस्टिनल जूस, अब उसकी फंक्शन समझनी है, वो क्या कर रहा है। इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। और इसको हम लोग सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इसी जूस को एक और नाम है सकस इंटेरिकस। इसी जूस का नाम है सकस इंटेरिकस, इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस सकस इंटेरिकस। अब इसके अंदर भी, इस जूस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होंगे, जाहिर सी बात है, हर जूस में एंजाइम पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो इसमें एक एंजाइम है हाँ, एंजाइम का नाम याद करो, मैंने कहीं बताया है एंजाइम, अभी अभी आज डाइसैकाराइडेजेस बताया था। वो एंजाइम कहां बनते हैं, इंटेस्टिनल जूस के अंदर। आप समझ में आया। डाइसैकाराइडेज में कौन कौन एग्जांपल मैंने बताया था, याद कीजिए कौन कौन एग्जांपल थे। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, वो सारे एग्जांपल हैं। वो बन कहां रहे हैं, इंटेस्टाइन के जूस के अंदर होते हैं वो। अब समझ में आया। तो इसके अंदर है माल्टेज जो माल्टोस शुगर को तोड़ेगा, लैक्टेज जो लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा दूध के अंदर जो है, और उसके बाद सुक्रोज यानी सुक्रेज जो कि सुक्रोज को तोड़ेगा। सुक्रोज केन शुगर बोलते हैं ना, गन्ने का शुगर, उसको तोड़ेगा, ठीक है। तो डाइसैकाराइडेजेस जो होता है उसमें ये एग्जांपल हैं, माल्टेजेस, लैक्टेजेस, सुक्रेजेस, ऐसा लगा दो, ठीक है ना। ये एग्जांपल है डाइसैकाराइडेज के। किसको किसको तोड़ेगा अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक होता है इंटेस्टिनल लाइपेज, याद कीजिए, पैंक्रियास का लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, लिंगुआ जीभ पे लिंगुअल लाइपेज, और इंटेस्टाइन का लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, फैट के डाइजेशन में रोल निभाता है। लाइपेज है ना, तो इंटेस्टिनल लाइपेज ये एक एंजाइम हो जाएगा इसके अंदर में, इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टाइन का ये लाइपेज है। तो लाइपेज मतलब फैट की डाइजेशन में रोल निभाएगा। अभी कैसे होगा आप समझ जाएंगे। एमिनोपेप्टिडेज तीसरा एंजाइम होता है, एमिनोपेप्टिडेज, याद है मैंने बताया था एमिनोपेप्टिडेज। एक साथ सारा एंजाइम मैंने बताया है। अब आप समझ रहे हैं वो एंजाइम कहां कहां बनता है, यहां है वो एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज। उसके बाद न्यूक्लियोटाइडेज, चौथा एंजाइम इसके अंदर होता है न्यूक्लियोटाइडेज। पांचवा एंजाइम बताऊं, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा, अभी देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं यहां से, ये एंजाइम क्या क्या कर रहे हैं, बस इसको नोट कर लो, नीचे से मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। ओके, जल्दी से मैं बायोलॉजी कंप्लीट करना चाहता हूं, बट अच्छे तरीके से, जितना कवरिंग चाहिए, जितना कवरेज चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और फिर जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से कवर करते हो। आप जानते हो मैं अच्छे तरीके से ही कवर करूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइसैकाराइड में। आपका एग्जाम्पल है माल्टोज, डाइसैकाराइड का एग्जाम्पल याद कीजिए, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीन एग्जाम्पल डाइसैकाराइड के। इन तीनों पे ये एंजाइम्स काम करेंगे, डाइसैकाराइडेजेस। माल्टोज पे काम करेगा, एक्ट करेगा माल्टेजेस और इसको तोड़ेगा। लैक्टोज पे लैक्टेजेस, और सुक्रोज पे सुक्रेसेस। ये तीन एंजाइम इस पे वर्क करेंगे और इसको तोड़ेंगे। माल्टोज जब टूटेगा तो बताइए कहां कन्वर्ट होगा। माल्टोज जब टूटेगा तो ये माल्टोज डाइसैकाराइड है, ये अपने मोनोसैकाराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज यूनिट मिलके ही बनता है माल्टोज, जो कि एक डाइसैकाराइड है। तो ये टूटेगा, बन जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जी मैंने लिख दिया, आप समझ जाते हैं। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज, अब ये सुक्रोज टूटेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज जब टूटेगा तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये पूरा लिख देता हूं मैं, फ्रक्टोज, ठीक है। और ये जब लैक्टोज टूटेगा तो लैक्टोज टूटने के बाद इसका जो मोनोसैकाराइड यूनिट बनेगा वो होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मैंने सब कुछ पढ़ाया है पहले, याद कीजिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, याद है मैंने गैलेक्टोज को पढ़ाया था। गैलेक्टोज को मैंने बताया था, गैलेक्टोज एक ब्रेन शुगर होता है, नर्व शुगर होता है गैलेक्टोज, याद कीजिए, लेक्चर देख के आइएगा जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स पे पढ़ाए हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब पे। ये हो गया आपका बेसिक। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट याद कीजिए, स्टार्च खाया आपने, खाया,
ग्लाइकोजेन वगैरह कार्बोहाइड्रेट है, वो सारी चीजें, आलू खाया, जो भी खाया, आलू खाया, चावल खाया, दाल खाया, सब में स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कहने का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली, मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का अल्टीमेटली जो मोनोमर होते हैं या उसका सिंपल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज बन चुका है। ये इजीली एब्जॉर्बेबल हो सकते हैं, ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग से और ब्लड में जा सकते हैं। ये है डाइजेशन का मेन रोल। सिंपलर में कन्वर्ट करो ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए कन्वर्ट करो ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये आपके पास हो गया। अब मैं बताता हूं ट्राइग्लिसराइड था, याद कीजिए ट्राइग्लिसराइड बन के बचा हुआ था, अब उसको कौन डाइजेस्ट करेगा। तो ट्राइग्लिसराइड एक फैट होता है जो आम तौर पे आप खाने में जो फैट खाते हैं ना वो ट्राइग्लिसराइड होता है, वही ट्राइग्लिसराइड बना हुआ था। अब उसको डाइजेस्ट करेगा कौन सा इंटेस्टाइन का लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज। नोट कीजिए, ट्राइग्लिसराइड को अब डाइजेस्ट करेगा इंटेस्टिनल लाइपेज। मिटा दो, ये ट्राइग्लिसराइड बन के बचा था ना, अब उसको भी तो तोड़ना है ना, क्योंकि फैट का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सिंपलर प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे सरल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो बनाना है हमें ताकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, तो वो एब्जॉर्ब कहां होता है वो आपके एग्जाम में नहीं है। ठीक है, आते हैं बात करते हैं इंटेस्टिनल लाइपेज की बात करते हैं। ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स जो आपने बना के इसको रखा था, मैंने बोला था कि ध्यान रखिएगा, इस पे काम करेगा इंटेस्टाइन का लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इंटेस्टिनल लाइपेज इसको कन्वर्ट करेगा ट्राइग्लिसराइड को, इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और यही तो एम था डाइजेशन का कि फैट को उसके सिंपलर प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दो। यही तो हो गया, अल्टीमेटली यही हुआ, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल उसमें टूट गया। ये हो गया आपका फैट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है, ऑलरेडी करा दिया मैंने, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो चुके थे, ये यहाँ पे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है फैट आपका जो वसा खाते हैं। अब स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड था, याद है, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड बन के बचा हुआ था, उसकी डाइजेशन करवाते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में अब ये डाइजेशन सब हो जाएगा इनका, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स, इनको कौन डाइजेस्ट करेगा। अब याद कीजिए इंटेस्टाइन के जूस में एक एंजाइम एमिनोपेप्टिडेज, यस एमिनोपेप्टिडेज, ठीक है ना, समझ में आया, लेक्चर को रिवाइंड करके देखो समझ में आएगा। स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनोपेप्टिडेज की सहायता से इसको तोड़ देगा एमिनो एसिड में, यही तो हम चाहते थे, एमिनो एसिड प्रोटीन का अल्टीमेटली सिंपलर प्रोडक्ट होता है एमिनो एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड भी बन के बचा हुआ था, याद कीजिए न्यूक्लियोटाइड, ये भी तो बना हुआ था ना, इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा ताकि वो अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड से बनना चाहिए क्या नाइट्रोजनस बेस, क्या फॉस्फेट, क्या शुगर, ये अल्टीमेटली उसका सिंपलर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी तो न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचे हो, अभी इसको तोड़ना है। कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज, इस पर वर्क करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, इसी जूस के अंदर है न्यूक्लियोटाइडेज। और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को कहां तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड में, याद कीजिए मैंने सब पढ़ाया है डीएनए आरएनए में, न्यूक्लियोसाइड में एंड फॉस्फेट में, फॉस्फोरिक एसिड में। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड लिख दो, फॉस्फोरिक एसिड, याद है पढ़ाया था मैंने, लेक्चर जाके देखिए, यहां तो मैं प्रोसेस समझा रहा हूं डाइजेशन की, एक्चुअली ये होते क्या है मैंने सब समझा दिया है पहले। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड बन गया, इसको भी अभी तोड़ना पड़ेगा और ये टूटेगा नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर में, और वो एक सिंपलर फॉर्म होगा न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, ये इसको भी तोड़ना पड़ेगा, और बताइए इसको तोड़ने वाला एंजाइम भी इसके अंदर है, न्यूक्लियोसाइडेजेस, टाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक ना। तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है जो इसको तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो कहां कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोजन का क्षार, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये होगा इसका सिंपल फॉर्म, पेंटोस शुगर, ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर बोल दो या पेंटोस शुगर, ये सारे अब सिंपलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, पूरे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट को आपने कन्वर्ट किया ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज में, ये सिंपलर फूड सब्सटेंस है, इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यही तो मकसद था डाइजेशन का।
प्रोटीन को आपने एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, लिपिड को आपने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, और न्यूक्लिक एसिड को आपने नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर या पेंटोस शुगर में कन्वर्ट किया। ये हो चुके हैं, ये अब अपने मोनोमर में कन्वर्ट हो चुके हैं। सारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस अपने मोनोमर, अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनका एब्जॉर्प्शन करवाना है। अब ये एब्जॉर्ब होने के लिए बेताब है कि ब्लड में मैं एब्जॉर्ब हो जाऊं। मैं सिंपल हो चुका हूं, अब मैं इंटेस्टाइन की वॉल से अब नीचे पेनिट्रेट करके ब्लड में जा सकता हूं। तो ठीक है ना भैया, जाओ एब्जॉर्प्शन करवाता हूं। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आएगी। मैंने कल बताया था डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कल मैंने बताया था, याद होगा, इतना नोट कीजिए। तो ये मैं बोलना चाहता हूं, इसको नोट करने के बाद यहां ऊपर लिखता हूं एक वर्ड में आपको मैं लिख के बताता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, जितना मैंने आपको समझाया। All are converted, all complex food substance, carbohydrate, protein, fat, nucleic acid, all complex food substance is converted into its monomer, that is simpler substance. समझ में आया? तो all complex food substance converted into its monomer, all food substance, complex food substance, carbohydrate, protein, fat, ये सारे all food substance converted into इट्स मोनोमर, अपने अपने मोनोमर में कन्वर्ट हो गए। प्रोटीन अपने एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट अपना फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, सारे चीज अपने अपने मोनोमर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। देन अब क्या होगा, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस टेक्स प्लेस। अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। अब ये एब्जॉर्ब होंगे कहां, ब्लड के अंदर, सब्सटेंस टेक्स प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस टेक्स प्लेस। अब एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां तक हो गया डाइजेशन की प्रोसेस। अब उसका होना है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक लाइन में समझ लीजिए और याद रखिएगा, मैंने कल बताया था बोलस की बात की थी। कायम क्या होता है, CHYME कायम। मैंने बताया था जब बोलस स्टमक के एसिडिक कंटेंट, स्टमक में एसिड है ना, जब बोलस स्टमक के एसिडिक कंटेंट, पेट के एसिडिक कंटेंट से जब मिक्स हो जाता है, उसे हम लोग कायम बोलते हैं, CHYME कायम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सिंपलर फॉर्म में एक चीज और बता देता हूं, कभी एग्जाम में आया, थोड़ा इसमें डिटेलिंग है, मैं उतना नहीं जा रहा हूं, बस सिंपलर में ध्यान रखिएगा। जितने भी फूड सब्सटेंस, अगर फूड खाने में से, फूड सब्सटेंस में से सारे न्यूट्रिएंट्स अगर एब्जॉर्ब हो गए, सुनिएगा ध्यान से, अगर फूड सब्सटेंस में से सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स निकाला है, सारे फूड सब्सटेंस में से एब्जॉर्ब हो गए, अगर वो एब्जॉर्ब हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कहां, ब्लड के अंदर, मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन होना है। जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे फूड के, तो जब बचा हुआ फूड होगा उसको आप लोग कायल के नाम से भी जानते हैं, CHYLE कायल। ठीक है, ये सिंपल मैं बता रहा हूं, एक्चुअली और भी चीजें बनती है, काइलो माइक्रोन्स वगैरह भी बनते हैं, बट उस लेवल पे नहीं जाना है। अपने को ये ध्यान रखना है कि जब पूरे फूड सब्सटेंस की बात कर रहा हूं और उसका सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, तो जो फूड सब्सटेंस है जो बचा है, उस फूड सब्सटेंस को बोलते हैं कायल, CHYLE कायल। जब उसका पूरा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया, तब जो बचा है उसको बोलते हैं कायल, CHYLE कायल। अब समझ में आया? ठीक है ना, व्हेन ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, फूड इज कॉल्ड कायल, CHYLE। तो कायल क्या है, कायम क्या है, बोलस क्या है, आप समझ चुके हो। ठीक है, ये हो गया। अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन, आपने डाइजेशन पढ़ लिया, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और आपको जानना भी नहीं है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया। बोलते मिटाते मिटाते मैं एक आपको चीज बता देता हूं, ये मिटाते मिटाते ही आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंपाउंड चेंबर होता है। स्टमक में कंपाउंड चेंबर होता है, कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है उनका। 4 चेंबर होते हैं। जुगाली करने वाले जानवर की बात कर लो, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उसमें उनके पेट में 4 चेंबर होता है। वो 4 चेंबर होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स स्टमक बोलते हैं। और 4 चेंबर का नाम है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ये 4 चेंबर होते हैं जुगाली करने वाले जानवरों में। कड चिविंग मैमल्स, कड चिविंग मैमल्स में ये आपको 4 चेंबर होता है। ठीक है, और इनको हम लोग एक साथ रूमिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। रूमिनेंट्स क्यों, क्योंकि इनका एक चेंबर रूमेन होता है, और रूमेन जो इनका चेंबर है वो लार्जेस्ट चेंबर होता है, सबसे बड़ा, इसलिए इनको रूमिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं।
रूमेन के बाद रेटिकुलम जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, सबसे छोटा चैम्बर होता है। रेटिकुलम सबसे स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, समझ में आया? तो रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर, इसलिए हम इनको रूमिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। रूमेन हो गया लार्जेस्ट चैम्बर। उसके बाद बात करें तो रेटिकुलम की बात करते हैं। रेटिकुलम की बात करेंगे तो रेटिकुलम जो है आपका, रेटिकुलम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। रेटिकुलम क्या है? स्मॉलेस्ट चैम्बर है, दूसरा चैम्बर हो गया। रेटिकुलम आपका स्मॉलेस्ट चैम्बर है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करूं रेटिकुलम के बाद, तो रेटिकुलम के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो रेटिकुलम के बाद आता है ओमेसम और एक होता है एबोमेसम। तो ओमेसम एबोमेसम ये दो आपको ध्यान रखना है। तो हर्बीवोर्स जो घास वगैरह चरते हैं उनको रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स का कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है, उनके 4 चैम्बर होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर, रेटिकुलम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। ये आप नोट करें। ये हर्बीवोर्स की बात करो, एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया रूमेन, क्वेश्चन आते हैं, रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम, चौथा एबोमेसम, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन तो कराना ही, वो तो बचा है, वो कर लेंगे हम लोग। बस ये एक रूमिनेंट्स इनको बोलते हैं, जिनके पास ये चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। क्यों? क्योंकि ये रूमेन चैम्बर जो होता है उनका पेट का, ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है, सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। और ये होता है स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट होता है ना रेटिकुलम। तो लार्जेस्ट चैम्बर है इसलिए नाम पड़ा रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवर, कड चिविंग मैमल्स, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओमेसम भी है, एबोमेसम भी है। अब ओमेसम एबोमेसम का क्या रोल है, ये शायद आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे अलाउ करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि एबोमेसम को रेनेट के नाम से भी जानते हैं, रेनेट, इसको रेनेट के नाम से भी जानते हैं। ये अलग नाम आपसे पूछ सकता है। एबोमेसम को हम लोग रेनेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इनके स्टमक के जो 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर, उसमें से इस चैम्बर को ट्रू स्टमक बोलते हैं। ट्रू स्टमक, ये ट्रू स्टमक है, ठीक है। ट्रू स्टमक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्रू स्टमक बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, रूमेन को ही हम लोग पॉन्च के नाम से भी जानते हैं। रूमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? और एक और नाम है इसका पॉन्च, जो कि लार्जेस्ट चैम्बर है, पॉन्च के नाम से भी जानते हैं रूमेन को, ठीक है। रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? रेटिकुलम जो होता है रेटिकुलेट जाल बोलते हैं। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, इसलिए इसको हनी कॉम्ब भी बोलते हैं, हनी कॉम्ब। ओमेसम की बात करते हैं। ओमेसम की बात करें, ओमेसम को हम साल्टेरियम भी बोलते हैं, साल्टेरियम। ओमेसम को साल्टेरियम भी बोलते हैं, पी साइलेंट है, साल्टेरियम। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे भी पूछ सकते हैं, बट ये अलग अलग नाम जो इनका है, और रेनेट बोलते हैं इसको। ये ट्रू स्टमक है क्योंकि इसके अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्रू स्टमक बोलते हैं। बस इतना आपको जानना था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रूमेन और रेटिकुलम, ये दो ऐसे चेंबर होते हैं। मैंने पहले बताया था कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन रूमिनेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि रूमिनेंट्स के रूमेन एंड रेटिकुलम में, इस दो चैम्बर में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं इन दो चैम्बर में, तो ही ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन रूमेन एंड रेटिकुलम। बस इसमें दो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें कौन है? बैक्टीरिया, र्यूमिनोकोकस है, ये सब बैक्टीरिया के नाम है जो इसमें पाए जाते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट कहां पाए जाते हैं? इस दो में पाए जाते हैं। यही सेलुलेज एंजाइम को बनाएंगे और इसके कारण सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाएगा, सेलुलेज एंजाइम को बना देंगे, और ये सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज जो खाती हैं, गाय भैंस घास वगैरह खाती हैं, पत्ते वगैरह खा रहे हैं, उसमें सेलुलोज होगा ही होगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन हमारे में ये क्षमता नहीं है, तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो सेलुलोज सीधा फीसेस से बाहर निकल जाता है, मल से सीधा बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखना है। और सेलुलोज पे मैंने एक लेक्चर बनाया भी था, आप और जानकारी चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। हो गया, तो आज का ये लेक्चर था अपना, जो कि आपको समझ में आ चुका है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस की मैं आपसे बात बता दूं, सिंपल आपको समझना है, इसमें डिटेल नहीं जाना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस की बात करें तो डाइजेस्टेड फूड, जो आपने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, तो डाइजेस्टेड फूड जो है अब वो पास करेगा कहां से? अभी तक एलिमेंट्री कैनाल में था, वो एलिमेंट्री कैनाल मैंने बात की आपसे, सब कुछ पढ़ाया है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है। एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, वो डाइजेस्टेड फूड अब कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, नहीं तो लिम्फ में जाएगा।
ब्लड या लिम्फ में वो डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो एसिड्स, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ जाने वाले हैं? ब्लड के अंदर जाने वाले हैं, ब्लड या लिम्फ के अंदर जाने वाले हैं। अब उसमें जो ब्लड या लिम्फ में जाएंगे तो एक एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग 90% एब्जॉर्प्शन इन चीजों का छोटी आंत में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बचा हुआ 10% बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक, पेट के अंदर होता है। ये एब्जॉर्प्शन की मैंने आपसे बताई है, 90% स्मॉल इंटेस्टाइन और बचा हुआ भाग 10% लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक। यानी कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसमें भी कहां? उसमें भी अगर बात करूं इलियम वाला भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फूड सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद क्या होगा? जैसे ये फूड सब्सटेंस ब्लड में पहुंचेंगे तो ब्लड के माध्यम से ये फूड सब्सटेंस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जो है ये कहां पहुंचने वाले हैं? सेल्स के पास पहुंचेंगे, कोशिकाओं के पास पहुंचेंगे। उसके बाद जानते हो आप डाइजेशन के बाद होता है, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है, कल मैंने बताया था, एसिमिलेशन। तो आपका जो एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस है जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो जाके सेल के प्रोटोप्लाज्म में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसमें जाके मिल जाएगा। तो अब ये फूड सब्सटेंस जाएंगे कहां? अब ये रीच करेंगे सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास, और जैसे ये कोशिकाओं के पास पहुंचेंगे तब अब प्रक्रिया का नाम शुरू होगा, एक नया प्रोसेस का नाम शुरू होगा, रेस्पिरेशन। तब जाके रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है। तब ध्यान रखेंगे जब ये फूड सब्सटेंस सेल्स के पास पहुंच जाते हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म में जाके मिल जाते हैं, तब एक प्रोसेस का जन्म होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। श्वसन के नाम से जानते हैं, श्वसन तंत्र, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, तब जाके रेस्पिरेशन होता है। तो फूड इज रीचेस टू द सेल, फूड इज रीचेस टू द सेल एंड देन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तब जाके रेस्पिरेशन होता है। दैट इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे। ये था आज का पोर्शन। अब रेस्पिरेशन की शुरुआत होगी, कहने की कोई बात ही नहीं है, रेस्पिरेशन की नाम मैंने ले ली है, तो शुभारंभ अब रेस्पिरेशन की करेंगे। दैट्स ऑल टुडे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आई होप जहां भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। देखिए मैंने आपको बताया इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, मैंने आपको नाम नहीं बताया। रूमिनोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, एंटोडाइनियम सिलिएट कॉर्डेटम एक प्रोटोजोआ होता है, वो भी है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर आता एंजाइम में तो मैं आपको जरूर बताता, जो कि आपके एग्जाम में नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे जिक्र नहीं कर रहा हूं कि ये कहां है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर में बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। बैक्टीरिया का नाम भी पता है, बैक्टीरिया र्यूमिनोकोकस है, रूमेन से ही नाम है, बैक्टीरिया र्यूमिनोकोकस। और एक प्रोटोजोआ ही पाया जाता है इसके अंदर में, दोनों चैम्बर में। प्रोटोजोआ का नाम है सिलिएट, सिलिएट एंटोडाइनियम कॉर्डेटम। सिलिएट एंटोडाइनियम कॉर्डेटम एक प्रोटोजोआ होता है जो इसके अंदर में पाया जाता है। और एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया र्यूमिनोकोकस, वो सेलुलेज एंजाइम बनाते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो ये इनमें होता है, हमारे में नहीं होता है। हमारे में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर दे, तो वो सीधा सेलुलोज सीधा फीसेस से, मल से सीधा बाहर निकल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप। और जरूर जरूर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, जो भी लोग अच्छा लगा है लेक्चर, मैंने पूरा फोकस करके लिंक करके कॉन्सेप्ट को आपको दिया है ताकि आपका लिंकिंग बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।